गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। 67th बीपीएससी के लिए मैं यहां पर पहले सेट का तीसरा खंड लेकर उपस्थित हुआ हूं। सेट नंबर 1 का सी है, यानी पहले सेट का तीसरा खंड लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न होते हैं और मेरा प्रयास होता है कि 25 के 25 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी एग्जाम ओरिएंटेड हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? आपके पास 5 विकल्प हैं। पहला है नॉट, बी है डॉप्सन, सी है पॉइज, डी है मैक्सवेल, ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉप्सन, यानी वायुमंडल के ओजोन परत की इकाई, मोटाई नापने वाली इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। तो नॉट क्या है? तो नॉट गति की इकाई होता है, 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा के बराबर होता है। नॉट क्या है? ये गति की इकाई है। डॉप्सन तो आप जान ही चुके हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। सी पॉइज, पॉइज क्या होता है? श्यानता की इकाई पॉइज होता है। श्यानता जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, तो श्यानता की इकाई क्या होता है? पॉइज होता है। उसके बाद मैक्सवेल क्या होता है? तो मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह के सीजीएस मात्रक को मैक्सवेल कहा जाता है। चुंबकीय प्रवाह के सीजीएस मात्रक को मैक्सवेल कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक को टेस्ला कहते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो काम करता है, पहला है विसरण, दूसरा है परासरण, तीसरा है अपकेंद्रण, चौथा है अपोहन और पांचवा मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, मैं कह देता हूं पांचवा विकल्प भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब विसरण क्या होता है कि 2 अलग अलग पदार्थ जब अपने आप खुद आपस में मिल जाते हैं तो इसको विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, परासरण क्या होता है? परासरण का अंग्रेजी होता है ऑस्मोसिस। 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल क्या होता है कि बीच में होने वाली एक विशेष प्रकार का विसरण जो क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण हो जाता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब विसरण होता है तो उसको परासरण कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस। अपोहन का हिंदी क्या होता है? अपोहन का अंग्रेजी क्या होता है? डायलिसिस होता है। आप जानते हैं कि डायलिसिस क्या होता है? जब किडनी खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसको कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया यानी अपोहन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पहला विकल्प है बर्फ सड़क से सख्त होता है, दूसरा है सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सख्त लिखना है वहां। तीसरा है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। चौथा विकल्प है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और विकल्प ई भी है यहाँ पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और कम घर्षण की वजह से बर्फ में चलना क्या होता है? कठिन हो जाता है। यानी हमको चलने के लिए क्या घर्षण का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, क्या होगा? फिसल जाएंगे। ठीक है, जैसे चिकना सतह पर भी क्या होता है? घर्षण कम होने के कारण चलने में डर लगता है कि हम गिर जाएंगे। मड यानी कीचड़ वाले जगह में भी यही होता है, वहां पर घर्षण कम हो जाता है और हमको चलना कठिन हो जाता है। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है 5 विकल्प है आपके पास। पहला है सौर सेल, दूसरा है लघु नाभिकीय रिएक्टर, तीसरा है डायनेमो, चौथा है नाभिकीय संलयन और पांचवा विकल्प भी है आपके पास। तो इस प्रकार से कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर सेल है, यानी सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। उपग्रह छोड़ा जाता है तो उपग्रह में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होता है।
वहीं परमाणु बम की यदि बात की जाए तो उसमें क्या होता है, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। डायनमो का क्या काम है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। अगला चौथा विकल्प है नाभिकीय संलयन। आप जानते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है, तो विटामिन डी जो है इसे नियमित करता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? तो आंख की बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से हो सकता है। विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग होता है। विटामिन के की कमी से यदि पूछा जाए आपसे कि क्या होता है, तो आप कहिएगा कि विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रकार से याद रखेंगे सभी विटामिन के बारे में। अब आइए अगला है छठा प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है यह मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, और 5वां विकल्प भी है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो किसके? चाणक्य के नेतृत्व में घनानंद को, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आइए चलते हैं, ये ईस्वी क्या था? 324 ईस्वी पूर्व लगभग, 321 ईस्वी पूर्व लगभग था। ठीक है, नंद वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? घनानंद। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हुए? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त ने किया था। नंद गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त वंश के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, फाहियान जो है चीनी यात्री फाहियान, वो भारत भ्रमण पर आए थे। तो ये था आपका गुप्त वंश से रिलेटेड। और लिच्छवी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है। आप जानते हैं कि बीपीएससी में 10 नंबर का मैथ्स भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैथ आप बनाकर जानते हैं बनाने तो ठीक है, और नहीं जानते तो इसका सीधा उत्तर जानिएगा, विकल्प सी है। कैसे होगा इसको थोड़ा सा यदि जानना चाहें तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। m संख्याओं का औसत, यानी कि यदि कुल निकालना होता है ना तो आप क्या करते हैं? औसत गुना संख्या कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि बोलेंगे m संख्याओं का योग जो है यह m इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से n संख्याओं का योग कहेंगे ये हो जाएगा n इंटू m स्क्वायर। और दोनों को जोड़ के यदि m प्लस n से भाग दे देंगे तब क्या होगा? आपका औसत जो पूछ रहा है ये औसत निकल जाएगा। तो ऊपर में आप mn कॉमन ले लेंगे ना तो बच जाएगा m प्लस n।
तो m प्लस n बचेगा तो इससे कट जाएगा और यही आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह का संबंध जो है बिरसा मुंडा से है? तो किस विद्रोह का है? 1922 के रंपा विद्रोह, 1921 में मौलाना विद्रोह, 1859-60 का नील विद्रोह और 1899 से 1900 ईस्वी का उलगुलान विद्रोह। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान की संज्ञा दी गई थी, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट है 10वां नंबर, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं रामायण से, महाभारत से, जातक कथाओं से, पंचतंत्र की कहानियों से या विकल्प ई। क्या सही जवाब होगा? तो अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं क्या है? इसमें बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, जातक कथाएं। ठीक है, बुद्ध के बारे में जो वर्णन है, उसके पूर्व जन्म का जो वर्णन किया गया है वही है जातक कथाएं। ये कहाँ पर है जातक कथा? तो अजंता की गुफाएं में उसके दीवार पर जो लिखा हुआ है वही है जातक कथाएं। आइए चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, अमीरे कोही एक नया विभाग किस मुगल सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीरे कोही विभाग किस मुगल सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प 2 है फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक और विकल्प डी है सिकंदर लोदी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अमीर कोही एक नया विभाग था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है, ये अमीर कोही क्या था? यह कृषि को उन्नत बनाने के लिए, अच्छा कृषि करने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए एक नए विभाग अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? तो मुगलों की अदालत की भाषा तुर्की, फारसी, उर्दू, अरबी या ई। तो मुगलों की अदालत की जो भाषा थी वह फारसी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। कौन थे चारों में से? 5वां विकल्प भी आपके पास। तो यहाँ पर हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे वह हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। दीनबंधु मित्र की जो नाटक है, दीनबंधु मित्रा की एक नाटक है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण में भी नील आंदोलन के बारे में जो है कि लिखा गया है। नील आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसी दोनों ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था और क्या किया था? नील की खेती करने के लिए मना कर दिया था कि नील की खेती नहीं करनी है। ये 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदोली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो किया था वह चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में यह हुआ था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण।
ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च क्या हुआ था कि 1930 में शुरू हुआ था और 12 मार्च को यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को जो है यह समाप्त हुआ था। दांडी मार्च पूरा हुआ तो वहां पर नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया और फिर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहीं से शुरुआत हो जाती है। बरदौली की महिला ने, बरदौली आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी बरदौली की महिला ने सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा था। यानी कि पूछा जाएगा कि लौह पुरुष वल्लभ भाई को किसने कहा था, यह उपाधि किसने दी थी? बरदौली की महिला ने। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? यह वर्ष 1922 में हुआ था। इसमें थाने उने में आग लगा दिया था और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इस प्रकार से आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और उसके बाद में जो है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। आइए चलते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब हो गया 15 का सी। आइए चलिए 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो है आपको बताना है। 5 विकल्प है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 330 है। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने मन से, यदि उनको लगे कि यहाँ पर जरूरत है तो वो अपने मन से लोकसभा में जो है कि 2 एंग्लो इंडियन को जो है कि मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 332 में क्या है कि यहाँ पर लोकसभा में है और 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में किया गया है। अनुच्छेद 333 में क्या है? तो अनुच्छेद 333 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को यदि ऐसा लगता है तो राज्य विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन को वो मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चारों समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 17 पर आइए, भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर संविधान संशोधन द्वारा, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ठीक ना, यहां पर कर नहीं, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 62वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा या विकल्प ई के द्वारा। आप क्या कहेंगे? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से जो घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आइए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह थी सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछ दिया जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला 20वां नंबर प्रश्न में है कि भारत में रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? भारत में रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किसके द्वारा किया जाता है रेपो दर? तो रेपो दर का निर्धारण जो है विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के द्वारा जो है रेपो दर का निर्धारण किया जाता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 21 नंबर में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये थे ग्रानविल ऑस्टिन। याद रखिएगा, ये याद रखने वाला प्रश्न है, इसमें समझने वाला नहीं है, ये वन लाइनर, इसको याद रखिए आप कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रानविल ऑस्टिन ने। ठीक है, आइए विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो गया है 21 का। 22वां नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है यह कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कारपोरेट कार्य मंत्रालय यानी विकल्प सी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आइए चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23 नंबर है यहाँ पर। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला, पहला नहीं होगा यहाँ पर महिला होगा, विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, न्यूजीलैंड और विकल्प ई। कौन करेगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। 2022 में जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है वह भारत करने जा रही है। ठीक है, आइए चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न पर। 24वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में फिल्म सिटी का निर्माण होना प्रस्तावित है? यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक है, किस जिला में नहीं कहेंगे, किस शहर में। ठीक है, क्योंकि जो विकल्प में नाम दिया हुआ है वह सब के सब विकल्प जिला के नाम नहीं है, तो यहां पर कहेंगे बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी का निर्माण होना प्रस्तावित है। तो 4 विकल्प आपके पास है, यहाँ 5 विकल्प है, राजगीर, बिहार शरीफ, नालंदा, नवादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजगीर में। किस शहर में फिल्म सिटी का निर्माण होना प्रस्तावित है? तो राजगीर शहर में जो है फिल्म सिटी निर्माण होना प्रस्तावित है बिहार में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला और लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में, यहां पर होगा हाल ही में, सिख नहीं किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी यहां पर सही है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यह था आज का हमारा 67 बीपीएससी प्री के लिए पहला सेट का तीसरा खंड। मैं जल्द ही चौथे खंड को लेकर उपस्थित होऊंगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।